जायसी जी के रचनाओं की यदि बात करते हैं तो क्योंकि जायसी जी निर्गुण भक्ति काव्य धारा की प्रेमाश्रयी शाखा के एक प्रतिनिधि कवि रहे हैं और उनका जीवन और साहित्य दोनों ही हिंदी साहित्य जगत के आदर्श एवं महान मतलब के स्वरूप में ग्रहण किए गए हैं। पर फिर भी कहीं दुख की बात यह है कि तत्कालीन ग्रंथ कवियों द्वारा और संतों की भांति इनके जीवन और साहित्य के संबंध में कहीं न कहीं कुछ भ्रांतियां भी जो है वो फैली हुई है और जो सामग्री उपलब्ध होती है उसके आधार पर जायसी जी का जो जीवन वृत्त, रचना काल, कृतियां आदि हैं, उन सबका मूल्यांकन करने के बाद जो सामने आता है वो यह है कि आज के समय में जो उपलब्ध इनकी रचनाएं हैं वो मात्र 3 ही हैं, जिन्हें कि पद्मावत, अखरावट और आखरी कलाम इनके रूप में जाना जाता है। इसके अतिरिक्त विद्वानों ने अनेक प्रकार के जो अध्ययन किए हैं उसके आधार पर, हालांकि सभी विद्वान आपस में मतभेद हैं, लेकिन फिर भी जो रचनाएं इनकी गिनाते हैं वो भी मैं यहाँ बता देती हूँ कि पद्मावत, अखरावट और आखरी कलाम के अतिरिक्त 17 रचनाएं और गिनाई गई हैं जो इनके नाम से गिनाई गई हैं, लेकिन कोई प्रमाणित सत्य नहीं प्राप्त होता। पर उनके नाम है सखरावट, चंपावत, इतरावत, मटकावत, चित्रावत, नयनावत, कोस्तीनामा, पूर्वानामा, मोराईनामा और मुकहारनामा, मुहारानामा, कहारानामा, मेघरावटनामा, धनावते, सोरठ, परमार्थ, जपजी और स्फुटखंड। इसके रूप में इनकी ये कुल 20 रचनाएं गिनाई गई हैं, लेकिन जिनमें से केवल 3 जो हैं वही इस समय उपलब्ध हैं और पद्मावत, अखरावट और आखरी कलाम, ये जो 3 रचनाएं हैं ये तो हिंदी साहित्य जगत के जितने भी पाठक हैं उनके द्वारा सर्वसम्मति से न केवल स्वीकृत हैं, प्रसिद्धि को प्राप्त हैं, बल्कि इनके विषय में तो सभी जानते ही हैं। बाकी जो अन्य रचनाएं हैं वो अभी भी एक गहन अंधकार के मध्य उलझी हुई हैं, जिनके विषय में बहुत अधिक प्रकाश नहीं पड़ पाया है, पर जो समालोचक हैं उनके मंतव्य निरंतर उसके प्रति अग्रसर हैं। पद्मावत हिंदी साहित्य का एक अनमोल रत्न है, जिसमें रत्नसेन और पद्मावती की जो लौकिक प्रेम कथा है उसके आधार पर अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की गई है। जायसी ने जहां लोक प्रचलित कथा को अपनाया है वहां उसमें ऐतिहासिकता और कल्पना का भी सुंदर समावेश किया है। इस कृति का एक उल्लेखनीय जो विशेष भाग है वो यह है कि इसमें प्रेम की साधना और सिद्धि दोनों की ही अवस्थाओं का एक सुंदर चित्रण किया गया है। इस कृति की जो अन्य विशेषताएं हैं उसके अनुसार यदि देखें तो सहिष्णुता, समन्वयात्मकता, रहस्यात्मकता इसमें व्याप्त है। जायसी का जो ये ग्रंथ है यह हिंदी साहित्य जगत का एक अनमोल रत्न है और इस महाग्रंथ के द्वारा हिंदू और मुस्लिम हृदयों में व्याप्त जो एक अजनबीपन है उसे भी मिटाने का एक सक्षम प्रयास कवि ने किया है। इसलिए इस ग्रंथ को कहीं कहीं पर अन्योक्ति, कहीं कहीं पर समासोक्ति, कहीं पर अनुक्ति और समासोक्ति के रूप में भी कहा गया है। लेकिन जो जायसी जी का पद्मावत है वो अपने आप में एक विशिष्ट स्थान रखता है। जायसी जी की रचनाओं का यदि समय का परिगणन करें तो डॉक्टर कमलपुर श्रेष्ठ के अनुसार 927 हिजरी मानने वालों के समर्थन में वह अपना एक तर्क जोड़ते हैं और वह यह है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपना अंतिम ग्रंथ आखरी कलाम 1529 ईस्वी अर्थात 936 हिजरी में लिखा था और वह अंतर साक्ष्य से प्रमाणित भी होता है, जिसके लिए एक स्थल पर कहा गया है कि सन 936 जब भये तब यही कथा के आखर कहे। तो जबकि कवि का जो आखिरी कलाम है अर्थात कवि की जो अंतिम रचना है वो 936 हिजरी की है, तो पद्मावत निश्चय रूप से उससे पूर्व की रचना रही होगी। तो डॉक्टर विमल कुमार जैन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा श्री यज्ञदत्त शर्मा आदि
जो सभी हैं वो पद्मावत का 927 हिजरी समय मानते हैं उसके प्रणयन का, लेकिन डॉक्टर राम कुमार वर्मा व श्री त्रिलोकी नारायण दीक्षित और डॉक्टर जयदेव आदि जो हैं वो 947 हिजरी में इसका समर्थन करते हैं। तो डॉक्टर जयदेव अपनी बात के प्रमाण में जो तर्क उपस्थित करते हैं वो ये है कि आखिरी कलाम कवि की अंतिम रचना नहीं है, इसलिए इसके आधार पर पद्मावत को उससे पहले 936 ईस्वी पूर्व मान लेना मुझे स्वीकार नहीं। आखिरी कलाम कवि की पहली रचना है। अस्तु पद्मावत की जो एक विद्वानों के द्वारा सर्वमान्य रचना तिथि है वो यही कहा जाता है कि 927 हिजरी से 947 हिजरी तक के मध्य इस रचना का प्रणयन जायसी जी के द्वारा किया गया है, और इसमें जो वर्णन प्राप्त होता है और जो प्रमाण मिलते हैं उसके द्वारा भी 927 हिजरी मानना एक दुराग्रह के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि कहने का तात्पर्य यह है कि 927 खाली हम कहें तो वो सर्वमान्य सम्मत नहीं है, बल्कि 927 से 447 हिजरी के मध्य ही इसकी जो तिथि है, रचना तिथि, वो मानी जानी चाहिए। इसके बाद जो कवि का दूसरा ग्रंथ आता है वो आता है आखिरी कलाम। आखिरी कलाम जो इनकी कृति है वो उसमें 60 दोहे और 420 चौपाइयां यानी कि अर्धालियां हैं, और इसका जो रचना काल है वह 936 हिजरी के आसपास बैठता है, और इसमें कहीं कोई मतलब संदेह की गुंजाइश भी नहीं है। ये एक मसनवी काव्य है और इसे भारतीय खंड काव्य की परिभाषा के अंतर्गत लिया जा सकता है। तीसरा जो ग्रंथ है कवि का वह अखरावट है, और इसमें मतलब के जो 3 काव्य ग्रंथ हैं उनमें ये तीसरे नंबर पर आता है। इसमें कुल 476 पंक्तियां हैं, जिसके अंतर्गत 54 दोहे, 54 सोठे और 371 चौपाइयां यानी कि अर्धालियां लिखी गई हैं, और ये जायसी का सिद्धांत ग्रंथ कहा जाता है। और इसका जो रचना काल है उसके विषय में भी बहुत सारे मत प्रचलित हैं, लेकिन उन सभी मतों में जो एक मान्य सर्वमान्य जो इनका समय है या रचना काल है वो अखरावट का रचना काल 448 ईस्वी से 449 हिजरी के बीच माना जाता है, और जायसी जी की जो मृत्यु हुई है वो भी 449 हिजरी सर्व प्रसिद्ध है। इनका अखरावट ना तो एक प्रबंध काव्य है ना एक मुक्तक काव्य है, बल्कि यह एक सिद्धांत काव्य के रूप में प्रचलित है, और उस समय में प्रचलित जो सिद्धांत काव्य की अशास्त्रीय पद्धति के अंतर्गत आते थे तो उसमें भी ककहरहा पद्धति में इसकी रचना की गई। जायसी जी की काव्य कला की बात करें तो जो जायसी जी का पद्मावत है वो प्रेमाख्यान काव्य धारा का एक मतलब कि सर्व प्रसिद्ध ग्रंथ है। उनका पद्मावत इस काव्य धारा का एक अलौकिक रत्न है। जायसी ने प्रेम की पीर को अपने काव्य में स्थान देकर उसे मानो अमर बना दिया है। जायसी का पद्मावत पद्मावती के लौकिक अलौकिक प्रेम सौंदर्य की भांति हिंदी साहित्य जगत में अपने काव्य सौंदर्य के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि प्रेम या रति भाव के अतिरिक्त जो स्वाभाविक सौंदर्य, पवित्रता तथा अभिनवता है, रमणीयता है, वह छोटे छोटे भावों की व्यंजना के साथ अत्यधिक स्वाभाविक और हृदयग्राही रूप में जायसी के द्वारा प्रकट की गई है, जिससे उनके हृदय की उदात्त वृत्ति और कोमलता का परिचय मिलता है। तो जायसी जी की काव्य कला का यदि हम अध्ययन करें तो भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही अपने आप में प्रमुख बन पड़े हैं, और जहां तक पद्मावत के भाव पक्ष का प्रश्न आता है तो जायसी ने अपनी काव्य कुशलता का चरम बिंदु उसमें प्रतिष्ठापित कर दिया है। भाव पक्ष का जो भव्य स्वरूप पद्मावत में देखने के लिए मिलता है वह अत्यधिक दुर्लभ है। इसी प्रकार कवि का कला पक्ष भी अपने आप में अत्यधिक प्रौढ़ बन पड़ा है, और उस कला पक्ष में भी जो वैशिष्ट्य है वो देखते ही बनता है। वस्तुतः कला पक्ष और भाव पक्ष
दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भाव पक्ष का सौंदर्य कला पक्ष के माध्यम से उद्घाटित होता है। दोनों का जो संबंध है वो एक दूसरे के प्रति अन्योन्याश्रय है। एक की यदि काव्य की आत्मा कहा जाएगा एक को, तो दूसरा काव्य का शरीर है। तो दोनों का ही सामंजस्य काव्य की स्थिति को द्योतित करता है। भाव पक्ष के जो तीन उपांग हैं, रागात्मक तत्व, बुद्धि तत्व और कल्पना तत्व, पद्मावत में इन तीनों ही तत्वों की कुशलता का प्रतिपादन किया गया है और उसमें तीनों का ही निर्वहन बहुत अच्छे प्रकार से हुआ है। रस काव्य की आत्मा और भाव पक्ष का प्राण होता है। पद्मावत में प्रधान रूप से श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है और इसके संयोग और वियोग दोनों पक्षों का सुंदर चित्रण कवि ने पद्मावत में किया है और उसका सर्वांगोपांग निरूपण भी प्रस्तुत किया है। श्रृंगार के अतिरिक्त जो अन्य रस हैं उनका चित्रण बहुत कम हुआ है, लेकिन जो भी रस कवि के द्वारा काव्य के मध्य लाए गए हैं वो अपनी पूर्ण कुशलता के साथ वहां पर प्रस्तुत किए गए हैं। करुण का चित्रण दो प्रसंगों में प्राप्त होता है, एक तो रत्नसेन के योगी होने पर और दोबारा जो देवपाश से मतलब देवपाल से युद्ध किया गया है उस समय। रौद्र रस की झलक दिखाई देती है जब रत्नसेन अलाउद्दीन का पत्र प्राप्त करता है और वीर रस की अभिव्यंजना युद्ध में होती है। युद्ध वर्णन में भयानक और बीभत्स रसों के भी चित्र दिखाई देते हैं। कवि ने जहां अपने वर्णनों में चमत्कारिकता दिखाई है और संसार की नश्वरता का प्रतिपादन किया है, वहां पर अद्भुत रस और शांत रस की क्रमशः सृष्टि हुई। तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि कवि ने नव रसों का जो एक सौंदर्य है वो पद्मावत में व्याप्त किया है, उसमें मानो मंड दिया है, गूंथ दिया है, लेकिन जो एक प्रमुख रस के रूप में वहां पर अभिव्यक्ति हुई है, अभिव्यंजना हुई है, वो श्रृंगार रस है और श्रृंगार रस के दोनों ही पक्ष उसमें अपने सौंदर्य के साथ चित्रित किए गए हैं। तो ग्रंथ का जो मूल रस है वो श्रृंगार रस है, जो अपने राजकत्व को मानव प्रदर्शित करता हुआ वहां पर मंडित होता है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो कला पक्ष की दृष्टि से जो शब्द शक्ति है, अलंकार है, गुण है, छंद है और भाषा शैली है, इनका सुंदर समावेश हमें पद्मावत में देखने के लिए मिलता है। इस दृष्टि से यदि दिग्दर्शन किया जाए तो कवि को अपने कार्य व्यापार में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है, उसका कला पक्ष पूर्ण, सशक्त और संपन्न है। प्राकृतिक चित्रण की दृष्टि से यदि जायसी के काव्य का आकलन किया जाए तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि प्रकृति जो है वो अनादि काल से ही मानव की सहचरी रही है और जायसी जी प्रकृति से मानव सर्वाधिक जुड़े हुए हैं। तो उनके काव्य में तो प्रकृति का जो चित्रण है वो बड़े ही मनोहारी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। उसके जीवन की जो अनुभूतियां हैं वो मानो प्रकृति की क्रोड़ में ही विकास को प्राप्त करती है। अर्थात कवि के हृदय की जो अनुभूतियां हैं, कवि के जीवन की जो अनुभूतियां हैं, वो मानो प्रकृति की क्रोड़ में, उसकी गोद में संपूर्ण विकास को प्राप्त करती हैं, विविध शाखाओं से अपना स्नेह संबंध जोड़ सकी हैं। प्रकृति की जो गतिविधि है और मानव की जो गतिविधि है, उसमें प्रकृति की गतिविधि प्रारंभ से डोलती हुई दिखाई देती है। दोनों में एक प्राण, दो देह का संबंध है, तो प्रकृति मानव से कभी भी अलग रही ही नहीं है, भले ही कभी उसने उसका संज्ञान लिया है और कभी नहीं लिया है। तात्पर्य यह है कि मानव और प्रकृति का संयोग जो है वो एक पुरातन संयोग है, दोनों जन्म से ही एक दूसरे पर मुग्ध रहते हैं। तो कविता कामिनी में भी प्रकृति को छोड़ दिया जाए, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। कविता कामिनी के श्रृंगार में प्रकृति ने अपना सर्वाधिक योग प्रदान किया है। देश काल से प्रभावित होते हुए जो कवि हैं, उन कवियों ने विविध रूपों में प्रकृति को निहारा है, देखा है, उसके आलंबन, उद्दीपन, मानवीकरण, रहस्यात्मक संकेत, विभिन्न रूपों को अभिव्यक्त किया है। तो यदि हम जायसी जी की बात करें तो जायसी जी भी एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने कभी भी अपने काव्य में प्रकृति की किसी भी रूप में उपेक्षा नहीं की है, बल्कि वो प्रकृति में और अधिक रमे हुए दिखाई देते हैं।
उन्होंने मानव प्रकृति के साथ बाह्य प्रकृति का एक अद्भुत सामंजस्य अपने काव्य में प्रस्तुत किया है। विशेषकर मानव मन के साथ प्रकृति की जो सहानुभूति का चित्रण है, पशु पक्षियों तक को मानव वृत्तियों में रंग देने की कुशलता केवल जायसी में ही सर्वप्रथम दिखाई पड़ती है। जायसी सूफी भावना के साधक और संत थे। तदनुकूल उन्होंने अपने काव्य में ईश्वर की कल्पना और प्रेम सौंदर्य के रूप में भी प्रकृति का कहीं न कहीं यथातथ्य वर्णन प्रस्तुत किया है। प्रेम और सौंदर्य का जो अलंकृत चित्रण है वो जायसी की प्रमुख विशेषता रही है, जिसमें प्रकृति का सामंजस्य कर उन्होंने उसके सौंदर्य को बहुगुणित कर दिया है और इस अलंकरण में कवि को प्रकृति ने सर्वाधिक मानव सहायता प्रदान की है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि कवि ने स्थल स्थल पर जो आध्यात्मिक अभिव्यंजना की है उसमें भी प्राकृतिक पृष्ठभूमि को लेकर वो चले हैं और जो प्रकृति का मतलब के चित्रण है वो कवि ने संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों में किया है। वियोग की पृष्ठभूमि या उद्दीपन के रूप में भी उन्होंने प्रकृति को चित्रित किया है। प्रमुख रूप से जायसी के काव्य में प्रकृति का जो चित्रण प्राप्त होता है वो अलंकरण रूप में प्रकृति का चित्रण प्राप्त होता है। विशुद्ध पृष्ठभूमि और वातावरण की सृष्टि के रूप में भी प्रकृति का जो चित्रण है वो प्राप्त होता है और आध्यात्मिक अभिव्यक्ति और ईश्वरीय वैभव के स्पष्टीकरण में भी प्रकृति का चित्रण किया गया है। उपदेश और नीति के रूप में भी प्रकृति का चित्रण किया गया है। मानवीकरण से संबंध दृश्यों में भी प्रकृति का चित्रण किया गया है। उद्दीपन के रूप में भी प्रकृति का चित्रण किया गया है। प्रकृति के जो रूप जायसी जी के काव्य में देखने के लिए मिलते हैं वो उसका अलंकारिक रूप है, उद्दीपन रूप है, भावात्मक रूप है, रहस्यात्मक रूप है, उपदेशात्मक रूप है, प्रतीकात्मक रूप है, वस्तु परिगणन रूप है और स्वतंत्र। इन समस्त रूपों में प्रकृति का चित्रण जायसी जी के काव्य में हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जायसी जी के काव्य में प्रकृति के विविध रूप नृत्य करते हुए परिलक्षित होते हैं, दिखाई देते हैं और जायसी जी का जो काव्य है वो हर दृष्टि से खरा उतरता है। उनका जो रचना साहित्य है वो संपूर्ण हिंदी साहित्य जगत में एक अनमोल रत्न के रूप में प्रकाशित होता है। धन्यवाद।